हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम पूजा सिंह और आज से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। एक इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है ज्योग्राफी करंट अफेयर्स। बेटा, आप सभी को पता है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से मेजरली क्वेश्चंस क्या होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं डेली आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस करती हूँ, आप मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो उन क्लासेस में उतने हम इम्पोर्टेंटली उतने तवज्जो से नहीं पढ़ पाते, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आज जो आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये एनवायरनमेंट के भी है ना। एनवायरनमेंट से भी संबंधित करंट अफेयर्स है। यानी एनवायरनमेंट जिसे आप क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट यानी आपके पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित। और अगर बात करेंगे ज्योग्राफी की तो भूगोल से संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, समसामयिक समसामयिक मुद्दे हैं, वो सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। अगर मैं पूरे सितंबर की बात करूं तो 4 पार्ट्स में इन करंट अफेयर्स को मैंने डिवाइड किया है। तो आज मैं आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद अगले हफ्ते में आपको 3 पार्ट्स और मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका सितंबर कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट जुलाई अगस्त के भी मैं इसी महीने कवर कर दूं, और अगले महीने से रेगुलर हो जाएगा। एक एक महीने का आपको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को। पर हाँ, उससे पहले एक बात यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है बेटा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना समझ में आता है, तो वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको कि वीडियो के लिंक्स भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देने हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक क्या है, फंगा। फंगा, ये शब्द सुना है आपने कभी? फंगा, ये शब्द बना है फंजाई से। किससे बना है? फंजाई से। ठीक है, फंगस जिसे आप कहते हैं कवक, उससे संबंधित एक ये टॉपिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसका, फंगा। फंगा क्या है, आइए एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र वांट अस टू से इट अलोंग विद फ्लोरा एंड फोना। तो अब यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है वो कह रहा है कि अब से फ्लोरा फोना मत कहिए, फ्लोरा फोना एंड फंगा कहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई जा रही है फंगस की। जो फंगस होती है वो बहुत काम की होती है। अभी तक हम क्या करते हैं, देखिए हम साधारण सी बात करते हैं कि हम जब फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला की जब बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि सबसे नीचे भाई हमारे पेड़ पौधे प्लांट्स आते हैं, यानी कि पादप आते हैं। इन्हें खाने के लिए इनके ऊपर डियर हैं, यानी कोई भी हर्बीवोर्स हैं जो कि इनको खा रहे हैं। इन हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए इनके ऊपर टाइगर, लायन जैसे दूसरे बड़े जीव हैं। ठीक है, अब हम अभी तक क्या बात कर रहे थे कि भाई पेड़ों को बचाइए, डियर को बचाइए। पेड़ खत्म हो गए तो डियर अपने आप खत्म हो जाएगा। डियर खत्म हो गया तो फिर जो आपके लायन है, टाइगर है, ऐसे जो भी बड़े एनिमल्स हैं, उनका भोजन कहाँ से आएगा? तो हम अभी तक इनके कंजर्वेशन या इनके संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद से सोचिए कि ये टाइगर, ये लायन, ये डियर या ये प्लांट्स, ये जब खुद से मर जाते हैं तो क्या होता है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। वहां पे काम किसका शुरू होता है बेटा? वहां काम शुरू होता है स्पोरोफाइट्स का, सेप्रोफाइट्स का, सॉरी स्पोरोफाइट्स लिख रही हूँ, दैट इज सेप्रोफाइट्स। किसका काम शुरू होता है बेटा? तो सेप्रोफाइट्स का काम शुरू होता है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स यानी कि मृत जीवी जो होते हैं, है ना, मृत जीवी। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया को भी तो कुछ पोषण चाहिए। पोषण कहाँ से मिलता है? फंगस से मिलता है। ठीक है, इस फंगस से यहाँ पर पोषण मिलता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम फंगस का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो फंगस के साथ मिलकर के उसके ऊपर जब एल्गी ग्रो करती है और लाइकन बनते हैं, पता है ना आप लोगों को ये वाली बात कि जो फंगस होती है, फंगस के ऊपर जब एल्गी यानी काई लगती है, ठीक है, फंगस के ऊपर काई लगती है तो क्या बनते हैं? लाइकन का निर्माण होता है। ठीक है ना, जानते हैं ना इस बात को? क्या होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो फंगस यानी कवक। ठीक है,
फंगस यानी कवक। तो अब क्या होगा, यानी अगर फंगस को हम कंजर्व नहीं करेंगे, फंगस खत्म हो जाएगी, तो साथ साथ एल्गी कहाँ उगेगी, लाइकन्स का निर्माण कैसे होगा। और अगर ये सारा नहीं होगा तो डेड होने के बाद जब मिट्टी में मिलते हैं जानवर या पेड़ पौधे, तो उनका किस तरीके से डिकम्पोजिशन होगा, वो किस तरह से उनका वापस वो मिट्टी में मिलेंगे। तो यानी कि अब यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र ये कहना चाह रहा है कि जितना पेड़ पौधे, जितना फ्लोरा और फौना इंपॉर्टेंट है, उतना ही कवक का या फंगस का प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना उतना ही जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं ये, रेफरिंग टू द मैक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, यानी माइक्रोस्कोप बहुत छोटे लेवल की जो लाइफ है, उसकी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्लोरा, फौना एंड फंगा। वी शुड यूज द वर्ड फ्लोरा, फौना एंड फंगा, यानी एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फंजाई या कवक की। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, प्राचीन नहीं है, ये यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स वो होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या आते हैं, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे ईस्ट हो गई, मोल्ड्स हो गए और मशरूम्स हो गए। तो यानी जो मशरूम्स आप खाते हैं, मशरूम्स भी एक तरीके की फंजाई या फिर कवक है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंजाई। तो इन्हें फंजाई किंगडम के अंदर ही मोल्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, और तीसरा क्या बेटा, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या होती है, जो आप खमीर जिसे कहते हैं, ईस्ट क्या होता है, खमीर। तो खमीर हो गए, मोल्ड्स हो गए और मशरूम्स हो गए, ये तीनों के तीनों किसके अंडर आते हैं, तो ये किंगडम फंजाई के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन किंगडम फंजाई कंटेन्स अ सेल वॉल। मैंने क्या बताया था, सेल वॉल होती है, और ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फंजाई होती है इसके अंदर ये अपना खाना खुद नहीं बनाते पाते। अच्छा, हेट्रोट्रॉप्स क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स खुद से, ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो स्वयं होता है, जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो मीन्स अदर्स, तो जो दूसरों के ऊपर अपनी फूड के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो फंजाई क्या होती है, फंजाई हेट्रोट्रॉप्स होती है। किंगडम फंजाई में कौन कौन आता है, क्या क्या बताया मैंने आपको, ईस्ट यानी खमीर आते हैं, मोल्ड्स आते हैं और मशरूम्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी प्रॉब्लम होगा, कंसेप्ट होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, चलिए फंजाई के यूजेस देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तीनों के जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों जहां पे मिलते हैं, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जहां पर इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, केवल वही एरिया होता है जहां लाइफ पॉसिबल होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ साथ इनके बहुत इकोनॉमिक यूजेस भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, यूज देख लेते हैं। रिसाइकलिंग, ठीक है, जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैटर होता है, डेड और डीके यानी जो सड़ रहा होता है, मृत और सड़ता हुआ जो मैटर होता है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनके कंजर्वेशन की बात भी हो रही है। ठीक है, मृत को मिट्टी में मिलाने का काम फंजाई करता है। ठीक है, फूड की बात करें तो मशरूम्स को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कई सारी स्पीशीज होती हैं। अच्छा, ये आपको यहाँ याद रखना है कि मशरूम्स की सारी स्पीशीज खाने योग्य नहीं होती, कुछ ही स्पीशीज होती हैं जो खाने योग्य होती हैं, और उन्हें ह्यूमंस द्वारा, मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। मेडिसिन बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, कई सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात करें तो उसको भी पेनिसिलियम फंगस से डिराइव किया गया था। तो पेनिसिलियम जो आपका वो है, ड्रग है, पेनिसिलियम वैक्सीन है, उसका कहाँ से, एंटीबायोटिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एक फंगस से हुई है जिसका नाम है पेनिसिलियम। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह फंगाई काम करती है। कैसे, कि ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को एक्सप्लॉइट करती है, वर्म्स को, और पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। तो स्पोर्स ऑफ फंजाई जो होते हैं
उन्हें कॉटन के जो क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर फंगस के स्पोर्स को स्प्रे किया जाता है, जिससे कि वो उन्हें दूसरे पेस्ट से बचाती है। ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल में काम आती है। नेगेटिव रोल भी है, खाना सड़ जाता है ना। Fungi play a major role in recycling organic material and are also responsible for major spoilage and economic losses of stored food. ब्रेड के ऊपर कभी देखा है, कभी खुले में 2 दिन के लिए हल्का सा गीला करके कोई खाने का मटेरियल छोड़ दीजिए, हरा हरा पूरा हो जाएगा 1 दिन के अंदर। क्या होता है, उस पे फंगस की ग्रोथ हो गई है। तो यानी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टोर्ड फूड जो सड़ता है उसके लिए जिम्मेदार भी है आपकी ये फंगस। ठीक है, चलिए फंगस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी फंगस की कौन सी ऐसी खूबियां होती हैं वो देखेंगे। एक्सक्यूज मी, आपको याद रखना है फंगस यूकैरियोटिक होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है, यानी ब्रेड के ऊपर लगी फंगस अपने आप आपके किचन में वॉक नहीं करती है। ठीक है, नॉन मोटाइल का मतलब चल नहीं पाती है। इसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक होती है, यानी अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है, यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है, यानी इसमें फिलामेंट्स भी हो सकते हैं और मक्का केवल एक ही कोशिका की बनी हुई। यूनि मीन्स एक, सेल्युलर मीन्स कोशिका, तो एक कोशिकीय भी हो सकती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, एक कोशिकीय भी हो सकती है और साथ में कोशिकीय भी हो सकती है और साथ में फिलामेंट की बनी हुई भी ये हो सकती है। तो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स आते हैं ना वो फिलामेंट्स ही होते हैं, कभी आप गौर करिएगा। ठीक है, दूर से करना, नहीं तो स्पोर्स होते हैं वो नाक में भी चले जाते हैं। स्पोर्स के माध्यम से, स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो फंगस होती है एक जगह से दूसरी जगह स्पोर्स के माध्यम से ही ये क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। ठीक है, फंजाई एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का भी फिनोमिना कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो फंगाई में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता, मैंने बताया था, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं ये और खाने के लिए दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि पेड़ों के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो आपके पेड़ पौधे पादप होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ठीक है, लेकिन फंजाई में ये नहीं होता। स्टार्च की फॉर्म में ये खाने को स्टोर करती है। बायोसिंथेसिस ऑफ चिटिन, चिटिन का बायोसिंथेसिस भी फंजाई के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, तो ये एक तरीके का आप ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ड कवर टाइप होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ फंजाई जो होता है बहुत स्मॉल होता है, मैंने बताया था। यूकैरियोट्स है तो इनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। कुछ फंजाई पैरासिटिक होती हैं और इन्फेस्ट कर सकती हैं होस्ट को। ठीक है, तो यानी ये बहुत सारी बीमारियां भी इंसानों में या जानवरों में कर सकती हैं। ठीक है, ये एक केमिकल का निर्माण करती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फेरोमोन से कहा जाता है, जो फंगाई होती है पादप एक केमिकल का निर्माण करती हैं जिसको क्या कहा जाता है, फेरोमोन कहा जाता है, which leads to sexual reproduction in fungi। तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, जब इनमें केमिकल का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है बेटा, फेरोमोन। ठीक है, फेरोमोन केमिकल। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको मैंने बताई दिए थे, मशरूम्स, मील, मोल्ड्स और ईस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फंगस हर जगह ग्रो कर सकती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यानी पानी के अंदर, जल के अंदर, टेरेस्ट्रियल यानी स्थल मंडल में, और साथ साथ कहाँ पर, ये आपकी सॉइल में ग्रो कर सकती है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में। ठीक है बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स पर भी ग्रो करती है, हवा में भी इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये दूसरों पे डिपेंड होती है, इसीलिए इन्हें सेप्रोफाइटिक कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं, सिम्बायोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी आज की जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है, तो याद रखेंगे बेटा, ये छत्तीसगढ़ में है। क्या हुआ है कि इसको एक PIL दाखिल करी गई थी जहां ये कहा गया कि ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दीजिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस जो PIL था इसको रिजेक्ट कर दिया। तो न्यूज तो ये थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बात करेंगे ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास। ठीक है,
या आपको जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वो ये याद रखना है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको नाम जो दिया गया है ब्रह्मदेव, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 11th सेंचुरी का ब्रह्मदेव टेम्पल सिचुएटेड है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाता है 11th सेंचुरी का ब्रह्मदेव टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में भी किस एरिया में, तो ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर करता है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके साथ ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बॉर्डर शेयर होता है। साइज की बात करें तो बेटा लगभग 325 स्क्वायर किलोमीटर इसका साइज है, और इसमें से दो नदियों का ओरिजिन भी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सी? फेन और शंकरी रिवर। कौन कौन सी बेटा? तो फेन और शंकरी रिवर का ओरिजिन भी ब्रह्मदेव नेशनल पार्क से होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, हिल्स है, और मैकाल रेंज है सतपुड़ा हिल्स की। तो ये चीज आप याद रखेंगे, सतपुड़ा हिल्स है यहाँ पर, उसकी भी मैकाल रेंज ब्रह्मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। वेजिटेशन की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट है और कुछ ग्रासलैंड्स भी हैं। मेन स्पीशीज की बात करें तो साल, साजा, तिनसा, कारा और हल्दू नाम के जो मेजर प्लांट्स होते हैं ये यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। फौना की बात करें यानी एनिमल्स की बात करें तो यहाँ लेपर्ड्स मिलते हैं, वाइल्ड डॉग्स मिलते हैं, स्लॉथ बियर मिलता है, ठीक है। कौन सा बियर है? हिमालयन बियर नहीं है, स्लॉथ बियर है। सांभर डियर मिलता है, बार्किंग डियर मिलता है, चीतल मिलता है, और गौर के साथ साथ बहुत सी बर्ड्स और रेप्टाइल स्पीशीज भी ब्रह्मदेव नेशनल पार्क में आपको देखने के लिए मिलती है। तो बेटा ये था ब्रह्मदेव नेशनल पार्क के बारे में। अब नया टॉपिक देख लेते हैं, वो है चिताला। क्या होता है चिताला? एक सेकेंड में समझ लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्रीज फॉर फिशरीज, लाइव स्टॉक एंड डेयरी, ठीक है। तो जो मत्स्य विभाग है, जो मत्स्य डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उन्होंने क्या किया है, ये अनाउंस किया है कि रिवर रेंचिंग की जाएगी चिताला की। तो चिताला क्या है बेटा? ये एक तरीके की फिश है। रिवर रेंचिंग क्या होता है वो भी मैं भी 1 मिनट बाद बताऊंगी। पहले न्यूज देख लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट, इस मंत्रालय ने क्या घोषणा की है कि चिताला जो फिश होती है उसकी रिवर रेंचिंग की जाएगी टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन इन नेचुरल वाटर सोर्सेज लाइक गंगा। तो चिताला क्या है बेटा? ये एक तरीके की फिश है जो यहाँ मिलती है, बहुत सी फ्रेश वाटर सोर्सेस, जैसे कि रिवर गंगा में नेचुरल इसकी वाटर सोर्सेस जो गंगा है वहां पर ये मिलती है। और अब इसकी रिवर रेंचिंग की जाएगी ताकि इसके नंबर को नेचुरली जो गंगा रिवर है और जो इसके सोर्सेस है वहां पर बढ़ाया जा सके। तो चिताला क्या है बेटा? ये नाइफ फिश है। क्या है? नाइफ फिश है। कहाँ से? फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ मिलती है ये? नाइफ फिश है जिसको जो मिलती है बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल और पाकिस्तान से। नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में, इंडस नदी में, गंगा में और महानदी रिवर बेसिन में ये पाई जाती है, ठीक है। तो केवल गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र में भी मिलती है, महानदी में भी मिलती है, साथ साथ इंडस या सिंधु नदी में भी मिलती है। और यहाँ पर इंडियन फेदर बैक या इंडियन नाइफ फिश के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, इंडियन फेदर फिश या फिर इंडियन नाइफ फिश। चिताला जो है ये तो चलिए छोड़िए, सिल्वर कलर की होती है, ठीक है। इसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स भी होते हैं, ठीक है। मेन चीज अब रिवर रेंचिंग पर आते हैं। रिवर रेंचिंग क्या है बेटा? तो ये एक तरीके का एक्वा कल्चर है। एक्वा कल्चर जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, जमीन पर आप पेड़ पौधे उगाते हैं, तो जब आप पानी में कोई कल्चर कर रहे हैं तो किस चीज का करेंगे? वहां रहने वाले जीव जंतुओं का करेंगे, श्रिम्प्स का करते हैं, अलग अलग फिशेस का करते हैं। तो रिवर रेंचिंग इज अ टाइप ऑफ एक्वा कल्चर जिसमें एक फिश की पॉपुलेशन को, जैसे कि साल्मन फिश है, ठीक है, खाने के लिए काम आती है, तो इस तरीके की फिशेस की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है for first stage of their lives. They are then released and later harvested as adults when they return from the sea to their freshwater birthplace to spam. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर रेंचिंग नदियों में इन जो भी इस तरीके की फिशेस होती हैं उनकी रेयरिंग की जाती है, उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है
और जनसंख्या को बढ़ाकर इन्हें वापस से नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होती है कि समुद्र में जाती है घूम फिर के, वापस जब आती है अपनी आगे के रिप्रोडक्शन के लिए, जब ये अपने अपनी ओरिजिनल बर्थ प्लेस पे लौट के आती है तो वहां से इनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर रेंचिंग। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अभी हाल ही के दिनों में बेटा क्या हुआ था, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया था। और ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और ये जो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट है ये प्लैटिनम रेटिंग भी इसको दी गई थी। तो किसे दी गई थी प्लैटिनम रेटिंग? ग्रीन बिल्डिंग का जो आपको टारगेट है, ग्रीन रेलवे स्टेशन का टैग है, उसमें भी रेटिंग जो दी गई थी प्लैटिनम रेटिंग, किस स्टेशन को दी गई थी? एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है, तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दी गई थी। अब ये क्या होता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है, एक सेकेंड में ये भी समझ लेते हैं। ये इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का पार्ट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आपने जानते होंगे इसके बारे में, तो इसी का भाग है ये। और 2001 में ये बनाया गया था। ये इंडिया की प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है। देखिए ग्रीन नाम आ गया तो यानी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स होती हैं उनको रेटिंग के आधार पर ये ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम। तो कौन सी रेटिंग किस हिसाब से देनी चाहिए, ये प्रोग्राम भी ये डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ सर्टिफिकेशंस देते हैं और ग्रीन बिल्डिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं कि किस तरह से आप अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 एनवायरमेंटल कैटेगरीज है। ठीक है, सस्टेनेबल स्टेशन फैसिलिटी, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, स्मार्ट एंड ग्रीन इनिशिएटिव एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। और इसमें जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि इस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखेंगे हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है बेटा, चलिए ये देखिए ये सर्टिफिकेट है। हाँ, एक ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कराया जा रहा है, 23 से 25 नवंबर को होगी, चेन्नई ट्रेड सेंटर चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी एक टॉपिक था, मैंने सोचा ये भी मैं आपको लगे हाथ बता दूं। इकोसाइड, ये टॉपिक मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, 2 शब्द से बना है, इकोसिस्टम से, और साइड बना है आपका कहीं ना कहीं सुसाइड या जीनोसाइड से। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, जब ह्यूमंस की वजह से, इंसान के जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है उसे कहा जा रहा है इकोसाइड। ठीक है, तो क्या हुआ है, रिसेंटली माया ट्रेन प्रोजेक्ट है, मैक्सिको में एक माया ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया गया है जिससे कि टूरिस्ट को माया सिविलाइजेशन की साइट्स तक ले जाया जा सके। इसके बाद ये शब्द बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया, इकोसाइड। क्या हुआ कि इसकी वजह से ये जो माया सिविलाइजेशन तक जाने के लिए ट्रेन डेवलप की जा रही है, इसके बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल और कल्चरल इम्पैक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया कि इसकी वजह से इकोसाइड जो है ये फिर से लाइमलाइट में। तो इकोसाइड कोई नई टर्म नहीं है, बहुत पहले से प्रयोग में होती है। क्या होता है इसका मतलब, ये आप समझ लीजिए कि ये देखिए अ न्यू पाथ टू एड्रेस एनवायरमेंटल एब्यूज। तो ये एक तरीके से एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको डिफाइन करने के लिए इकोसाइड वर्ड दिया गया है। इकोसाइड ग्रीक और लैटिन का शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब होता है किलिंग वंस होम और एनवायरमेंट, किसी के घर को या एनवायरमेंट को खराब करना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है बेटा, इकोसाइड इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सटेंसिव एंड सीवियर एनवायरमेंटल डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यानी इंसान के करे हुए कामों की वजह से अगर पर्यावरण को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचता है उसको इकोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इकोसाइड जो है, अब ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है कि इकोसाइड जो है ये कहीं से कहीं तक भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल टर्म नहीं है। कुछ देशों ने इसको लीगलाइज करने के लिए प्रोसेस किया हुआ है, लेकिन ये यूनिवर्सली लीगल टर्म नहीं है। 1970 में बायोलॉजिस्ट थे आर्थर गैल्स्टन, इन्होंने पहली बार एक कनेक्शन बनाया था बिटवीन एनवायरमेंटल डिवास्टेशन एंड जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है, जीनोसाइड एक इंटरनेशनल क्राइम है। ठीक है, खुद को मार लेना, किसी की यानी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा देना। तो उसके लिए पहली बार 1970 में ये शब्द इस्तेमाल किया था, किसके द्वारा बेटा, आर्थर गैल्स्टन के द्वारा। ठीक है, चलिए सांभर डियर, देखिए ये होता है सांभर डियर।
न्यूज में क्यों था? क्योंकि सांभर डियर की एक नई वैरायटी मिली है जो सफेद है। तो क्या है ये, आइए इसको देख लेते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स डिस्कवर्ड रेयर ल्यूस्टिक यानी पार्शियली व्हाइट सांभर डियर इन द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा सांभर डियर। तो सांभर डियर नॉर्मली ऐसा होता है कुछ ब्लैक ब्राउन कलर का, जो नई स्पीशीज मिली है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो ऐसी कुछ सफेद है। ठीक है, तो सांभर का साइंटिफिक नाम रूसा यूनिकलर, ये एक बड़ा डियर होता है नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, मैंने दिखाई दिया है कि ज्यादातर ये एक्टिव होता है, शाम से लेकर के रात तक ये एक्टिव रहता है। ठीक है, और ये बहुत सारी जगहों पे मिलता है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, मिक्स फॉरेस्ट होते हैं, तो ये सभी तरह के जंगलों में ये डियर पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में क्योंकि ये सीड्स का डिस्पर्शन करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो सीड्स जो होते हैं उसका भी डिस्पर्शन करता है क्योंकि खाता है, फिर बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें वो सीड्स भी निकलते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह सीड्स का डिस्पर्शन, तो सीड्स का डिस्पर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जंगल को मेंटेन करा जा सके। ठीक है बेटा, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन तो ये मैंने सब बता दिया है। हिमालयन माउंटेन्स में मिलता है अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया और आइलैंड ऑफ ताइवान, सुमात्रा और बोर्नियो तक ये पाया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 3 में आता है, तो बहुत ज्यादा खतरा नहीं है लेकिन फिर भी कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चा, चलिए ल्यूकिज्म की बात करें यानी कि सफेदी क्यों हुई इसमें, तो देखिए दो टर्म है, एक होती है एल्बिनिज्म और एक होती है ल्यूकिनिज्म। तो मेरे ख्याल से मैं पहले आपको एल्बिनिज्म बताती हूँ। एल्बिनिज्म क्या होती है? एक तरीके की जेनेटिक म्यूटेशन होती है, यानी जीन जो होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ म्यूटेशन आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन एक तरीके का पिगमेंट होता है जिससे एनिमल को कलर मिलता है। हमारी स्किन का भी कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें मेलानिन नाम का एक आपका ये होता है, मेलानिन होता है। ठीक है, तो मेलानिन सेल्स में बनता है, लेकिन जिन लोगों में एल्बिनिज्म होता है उनमें क्या होता है बेटा कि उनमें म्यूटेशन हो जाता है जेनेटिक लेवल पर। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि सेल मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते और जो इंसान की बॉडी है वो सफेद कलर की हो जाती है। ठीक है, तो एनिमल ब्लीच्ड व्हाइट कलर का दिखता है। एनी स्पीशीज ऑफ एनिमल कैन बी एल्बिनो, ह्यूमंस भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं। आपने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जिनकी स्किन का कलर नहीं होता, बहुत व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो उनमें एल्बिनिज्म होता है। अब एल्बिनिज्म क्या है? ये कभी भी पार्शियल नहीं हो सकता, हाफ एल्बिनिज्म नहीं होगा। या तो सेल बनाएंगे मेलानिन या नहीं बनाएंगे। बनाएंगे तो नॉर्मल स्किन कलर होगा, नहीं बनाएंगे तो व्हाइट होगा। अब क्या होता है, जब किसी किसी में पार्शियल व्हाइट होते हैं यानी पैचेस होते हैं, कहीं कहीं व्हाइट है कहीं व्हाइट नहीं है, उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, पार्शियल लॉस हो जाता है पिगमेंटेशन का, जिसकी वजह से व्हाइट पेल या पैची कलरेशन मिलती है स्किन पे, हेयर, फेदर्स, स्केल्स या क्यूटिकल्स पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आंखों में कभी भी सफेदी नहीं आती ल्यूकिनिज्म के केस में, लेकिन एल्बिनिज्म के केस में आंखें भी सफेद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेलानिन बना तो रहा है लेकिन प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यानी जीन जो है, जीन तो प्रेजेंट है, म्यूटेशन नहीं हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, एल्बिनिज्म हर सेल में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कहीं कहीं पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, एल्बिनिज्म और ल्यूकिनिज्म में डिफरेंस क्या है बेटा, तो एल्बिनिज्म की वजह से पूरा का पूरा मेलानिन प्रोडक्शन खराब हो जाता है एनिमल सेल्स में। दिस मींस पार्शियल एल्बिनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट, मैंने आपको भी बताया था। दूसरी चीज ल्यूकिनिज्म जो होता है जब पार्शियल लॉस होता है ऑल टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक है, ल्यूकिनिज्म की वजह से व्हाइट कलरेशन होता है, व्हाइट पैचेस, स्पॉट्स, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन और इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, इसे हम एल्बिनिज्म से डिफरेंट कैसे कर सकते हैं कि इसमें आईज पर कभी इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन एल्बिनिज्म के केस में पिगमेंट्स आईज से भी एब्सेंट होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें बेटा, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। ठीक है, चामराजानगर, मांड्या और रामनगर, कहां पर, कर्नाटका। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटका की 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये एक इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन बानेरघट्टा नेशनल पार्क इन द नॉर्थ एंड बीआरटी टाइगर रिजर्व, यानी बानेरघट्टा टाइगर रिजर्व और माले महादेव हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द साउथ।
तो नॉर्थ में है इसके बानेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके साउथ में है बेटा महादेव हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं, कावेरी नदी, अक्रवंती नदी और शिमशा नदी। ठीक है, ये आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए अब पहली सोलर सिटी, देश की, इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो सांची, मध्य प्रदेश में सांची। जी हाँ, ये वही सांची है जहाँ पे सांची स्तूप आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत से नोट के ऊपर आपको सांची स्तूप देखने के लिए मिलता है। तो सांची क्या बन गई है? मध्य प्रदेश का सांची इंडिया की पहली सोलर सिटी बन गई है। वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। और आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ, इसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट की है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का उत्सर्जन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन है वो प्रति वर्ष 17,747 टन कम हो जाएंगे, जो कि इक्वल होंगे 2,38,000 पेड़ों के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ऊपर वाली थी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे वाला डेटा मेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सहारा स्पेस रॉक, ये है बेटा सहारा स्पेस रॉक अर्क चेक 002। तो सहारा डेजर्ट में अर्क चेक एरिया में कुछ स्टोन्स मिले हैं, ऐसे कुछ स्टोन्स मिले हैं। इनमें डिस्टिंक्टिव ग्रीन कलर के कुछ क्रिस्टल्स है। देखिए कुछ क्रिस्टल्स आपको दिख रहे होंगे हरे रंग के, ये मिले हैं। ठीक है, अब इनकी जब खोज की गई तो अभी पिछले महीने ही खोज का रिजल्ट आया और पता चला कि ये क्या है, कि ये आउटर स्पेस से आए, यानी अर्थ पे नहीं है, आउटर स्पेस के हैं। और वो स्पेस के जो रॉक्स हैं वो भी कब के हैं? जब हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी, उन शुरुआती दिनों के ये पत्थर हैं। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं इसकी डिटेल। ये सारे के सारे मीट्रियोइट, जिसका नाम अर्क चेक 002 है, उसका हिस्सा है। ठीक है, और ये आज तक के खोजे गए सबसे पुराने वॉल्केनिक रॉक्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हाँ, ये अनग्रुप्ड एंक्रोडाइट्स हैं। अनग्रुप्ड एंकोड्राइट्स हैं। एंकोड्राइट्स क्या होते हैं बेटा? एंक्रोडाइट्स आर रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टेड planetesimals which were what we called solid lumps in the cloud of gas and debris that formed during the solar system। यानी सोलर सिस्टम की जब शुरुआत हुई थी उस टाइम जो धूल धुआं था, उस टाइम जो पत्थरों का निर्माण हुआ था बेटा, उनको कहा जाता है एंक्रोडाइट्स। और ये भी अनग्रुप्ड एंक्रोडाइट्स है, यानी इनका किसी के साथ कोई कनेक्शन पता नहीं चल पाया है। खैर आपको अर्क 002 पता होना चाहिए कि एक मीटेरॉइड का हिस्सा है, सहारा डेजर्ट में मिला है। ठीक है, और इनके अंदर ग्रीनिश क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इनमें बहुतायत है लेड 206 की और लेड 207 की, और साथ साथ अनडिकेड यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 भी इसमें मिले हैं। बेटा ये काम की चीज है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या? तो एलिड 206, 207 और यूरेनियम 235 और 238। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम 26 भी इसमें कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अर्क चेक के बारे में अगर बात करें तो अर्क चेक एक सैंडी रीजन है सहारा के वेस्टर्न अल्जीरिया और वेस्टर्न नॉर्दर्न माली वाले क्षेत्र में। अभी मैं मैप में भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे शिफ्टिंग ड्यून्स यानी सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो यहाँ बहुत सारे देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो बेटा देखिए ये है आपका पूरा इलाका, ये वो पूरा इलाका है जो पीले रंग का दिख रहा है, जिसको ये अर्क चेक का ये वाला इलाका है। ठीक है, अर्क चेक का ये वाला इलाका है। इसी इलाके में क्या मिला है? ये ग्रीनिश कलर के क्रिस्टल्स मिले हैं जो पता चले हैं कि अब तक के सबसे पुराने वॉल्केनिक रॉक्स हैं। ठीक है, चलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अभी आपको पता है G20 की मीट हुई थी, उस दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया गया था बेटा 9/10/2023 में। ठीक है, पहली बार था इंडिया ने G20 को होस्ट किया था। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं, है ना। G20, और अगर नहीं जानते तो बेटा G20 का एक वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहां से G20 से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स भी मैंने आपको वहां पर
डिस्कस की हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीजें रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई थी, लेकिन अपने काम की बात जो है वो है पर्यावरण से संबंधित क्या बातें हुई थी, आइए हम उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। इंडिया ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसका मतलब है कि ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स के साथ एक अलायंस यानी एक आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के लिंकअप्स बनाएंगे बायोफ्यूल्स का डेवलपमेंट करने के लिए। यानी बायोफ्यूल्स एक तरीके के रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे देशों ने क्या किया है, प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। मेजर देशों की बात करें, अच्छा इंडिया के कुछ बायोफ्यूल प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए। पीएम जीवन्य योजना, सतत और गोवर्धन स्कीम। बेटा इनको तीनों को जरूर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये प्रीलिम्स के मेंस के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? जीवन्य योजना, सतत और गोवर्धन स्कीम, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए आईईए जो है, इंडियन एनर्जी अलायंस जो है, इनके हिसाब से 3.5 से लेके 5 टाइम्स बायोफ्यूल ग्रोथ पोटेंशियल है 2050 तक, क्योंकि 2050 तक नेट टारगेट भी बनाना है और इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन है इसमें। मेंबर्स कौन से हैं? इंडिया है, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, ठीक है। और इसमें क्या है, जो मेंबर्स हैं इसके ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के, उनमें कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं बायोफ्यूल्स के। जैसे यूएसए में 52% बायोफ्यूल्स यूज होते हैं, ब्राजील में 30% और इंडिया में भी मात्र 3% ही शुरू होता है। फिर भी नियत बड़ी चीज होती है, इंडिया ने ही ये बायोफ्यूल अलायंस जो है वो प्रपोज किया है, ठीक है। 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक इसके साथ जुड़ चुकी हैं। G20 में जो कुछ कंट्रीज इनवाइट करी गई थी, उनमें से किस किसने इस अलायंस को सपोर्ट किया वो भी आप देख सकते हैं। बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। बेटा ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। नॉन G20 में आइसलैंड, कीनिया, गुनिया, पैराग्वे, सियाचल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड ने इसको सपोर्ट किया है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है जो कि इनके साथ शामिल है। आप स्क्रीन को पॉज करके इनको भी, इनके नाम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि मैं पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये आपको याद करने हैं तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये अनाउंस हुई है ना, ये भी G20 की दिल्ली डिक्लेरेशन का पार्ट है। मैरीटाइम कॉरिडोर तो क्या है बेटा, MOU साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ कहाँ की, इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, ठीक है। तो यानी इतने सारे देश मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक मैरीटाइम कॉरिडोर बना रहे हैं जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो ये क्या करेगी, भारत और यूरोप को जोड़ेगी मिडिल ईस्ट के माध्यम से, ठीक है। मिडिल ईस्ट वही जो पुराने टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है बेटा, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट है। इनिशियली 2021 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और चलिए क्लियर हो गया ये। इसको ये भी कहा जा सकता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये एक तरह से उसके लिए रिस्पॉन्स है। तो बेटा हम क्या करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, आगे का हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। कैसा लग रहा है आपको इस करंट अफेयर्स को पढ़ के मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।